खबर की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। आईएसएफ से गठबंधन गांधी नेहरू की विचारधारा के खिलाफ आनंद शर्मा का कहना है। आईएसएफ से गठबंधन धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सांप्रदायिकता से लड़ाई में सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता। हमें हर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है, आनंद शर्मा ने बयान दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष गठबंधन पर जवाब दें, अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला आनंद शर्मा ने। और उधर आनंद शर्मा के बयान पर अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आईएसएफ से गठबंधन का फैसला अकेले नहीं लिया है। पार्टी आलाकमान की मंजूरी के बिना कोई फैसला कांग्रेस में नहीं लिया जाता। अधीर रंजन ने सधे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है आनंद शर्मा के बयान के बाद। पार्टी आलाकमान की मंजूरी के बिना कोई फैसला नहीं। मैं स्टेट इंचार्ज हूं, लेकिन कोई भी फैसला पार्टी आलाकमान की मंजूरी के बिना नहीं होता। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, ऐसा लग रहा है कि अपनी खोई जमीन तलाश कर रही कांग्रेस में फिलहाल खेमे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। विचारधारा जो अक्सर एक दिखाई पड़ती थी, उसमें काफी ज्यादा बंटवारे बटी हुई दिख रही है। बिल्कुल साथ दोपहर राजीव, अगर बात करें तो कांग्रेस में अब बंटवारा कहें तो सीनियर लीडर अब अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। खासकर वो जो हैं जो पहले विरोध करते नजर आते हैं, यानी 23 जो समूह हैं जो नाराजगी पहले भी जाहिर कर चुके हैं अपने पत्रों के जरिए, वही 23 समूह में से एक समूह में शामिल आनंद शर्मा ने भी आज बिगुल बजाते हुए ये कहा कि जो आपने बंगाल में गठबंधन किया है वो सही नहीं किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ कांग्रेस को अलग से लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि उनके साथ लड़ना चाहिए। साथ में नाराजगी जो उनकी है, जो अभी मेरी बातचीत हुई है उनका साथ में ये कहना है कि जो वहां पर रैली की गई उस रैली में गांधी परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था। आप वहां मौजूद थे, तमाम गठबंधनों के साथ आप वहां पर रैली करते नजर आते, जो कि मान्य नहीं है। आपको अगर चाहिए, अगर आप गठबंधन करते या कोई भी रणनीति बनाते तो कम से कम वहां पे किसी भी नेता को सीने को होना जरूरी था, लेकिन आप अपने मन से ये तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि अजीत, इस तरह के बयान पार्टी को तो कंफ्यूज साबित करते ही हैं। इस तरह के बयान अगर वोटर तक पहुंचेंगे और एन चुनाव के पहले जो तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो वोटर में भी एक भ्रम की स्थिति फैलेगी। बिल्कुल साफ पर है इस तरह के बयानबाजी, और कांग्रेस में जो सीनियर नेताओं का बयान आ रहा है उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि बंगाल चुनाव पे इसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। बंगाल क्या, हम कहें तो तमाम जो 5 राज्यों में जो चुनाव की घोषणा हुई है उन 5 राज्यों पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सब लोग यही पूछेंगे कि जब में आपके घर में ही एकता नहीं है फिर यहाँ पे राज्यों में क्या होगा। हश्र यह सब सामने नजर आ जाएगा। इससे बेहतर होगा कि वो किसी अन्य दल को चुने, यानी वो कहें तो साफ तौर पर कि लोकल पार्टी पर लोग ज्यादा यकीन करने पे अब मजबूर होंगे। हो सकता हो कि कांग्रेस से लोग किनारा करते हुए लोकल पार्टी जो अकेले लड़ रही है उसके पास कांग्रेस के वोटर सीट भी हो जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब वोटिंग 27 तारीख को यानी पहले फेज में वोटिंग शुरू होती है बंगाल में और हम कहें तो असम में, तो उसमें क्या किस तरह से उठ कर किस करवट बैठता है, सबसे समझने वाली बातों की, देखने वाली बातों की। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से कांग्रेस के हम कहें तो लगातार बयान बहादुर जो लगातार सामने उठकर हर तरफ से बयान देते नजर आ रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पहले से ही कांग्रेस के कमजोर दिखती नजर आ रही है, हर प्रदेशों में अपनी सरकार खोती नजर आ रही है, अपने लोग वो उनके टूटकर अन्य लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस तरह के सीनियर लीडरों का इस तरह बयान देना कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि अब कांग्रेस में भी दो फाड़ हो सकता है कुछ और सीनियर लीडर भी कुछ दिनों बाद इस तरह के बयान और इस तरह की बातें करते नजर आए। तो हो सकता है 23 समूह में अभी शुरुआत यहां से हुई है, कुछ और नेता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस तरह से बातें करते रहे। लेकिन वहीं बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सीएम रहे हैं उन्होंने एकजुटता की बात यहां पे संदेशे में कही है कि आप कांग्रेस को यूनाइट होने के चाहिए, एक साथ होना चाहिए और सब रंजिश खत्म करना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। अजीत बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं कांग्रेस के G23 के बागी पोल आजाद ने मोदी की तारीफ की है, यानी गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आनंद शर्मा पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आईएसएफ से गठबंधन पर उन्होंने सवाल उठाया है। सारे लीडरों
की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो बहुत बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था चाहे। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले में कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है, उसकी अलग ही खुशबू। और अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। देश में दूसरे फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवा कर की। साथ ही देश को यह संदेश दिया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे। और जैसा कि पीएम ने वादा किया, उसे निभाते हुए पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया और सुबह 6 बजे पीएम दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पूरी तैयारी के बाद पीएम को सुबह 6:25 पर वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने स्वदेशी भारत बायोटेक की वहीं कोवैक्सीन लगवाई, जिस पर विरोधी सवाल उठाते थे। इसके बाद 35 मिनट तक पीएम डॉक्टर्स की निगरानी में रहे और फिर ठीक 7 बजे एम्स से अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। पुदुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने उन्हें ये डोज दी। पीएम ने असमी गमछा पहना हुआ था और बिना किसी सुरक्षा के एम्स पहुंचे थे। पीएम मोदी को दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगाई जाएगी। जब आया सर ने पूछा आप कहाँ से हो, मैंने बोला मैं केरला से हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा, बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वणक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कम्फर्टेबल। आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वणक्कम और थैंक यू बोल। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 2018 में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पीएम के वैक्सीनेशन के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों की झड़ी लग गई। जनता तो जनता, उनके कट्टर विरोधी भी मुरीद हो गए। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और लिखा, ये सुनकर अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोवैक्सीन लगवाई है। इससे वैक्सीन को लेकर फैले संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी और जिन लोगों में इसको लेकर हिचकिचाहट है, अब वो उनके दिमाग से निकल जाएगी। अधिक लोगों का टीकाकरण करने का महत्वपूर्ण चरण आज से शुरू हुआ है। मैं भारत के सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम ने भी पीएम को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाने पर बधाई दी और तारीफ की। पीएम मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि वो देश के प्रधान सेवक हैं और आज वैक्सीन के दूसरे चरण में उन्होंने आगे बढ़कर इसे साबित भी कर दिया। हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है, तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को। अब किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। बगैर किसी जानकारी के प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लेने के लिए एम्स पहुंचे, तो इसका बड़ा मकसद लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 6:30 बजे के करीब भारत बायोटेक का कोवैक्सीन कोविड वैक्सीन लगवाया है और इसी से देश में वैक्सीन का सेकेंड फेज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से किया है। 28 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा डोज ऑफ कोवैक्सीन लगेगा और इसी से अब जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 60 से अधिक हो या 45 से अधिक जितने भी लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज यानी जिनको कोई और बीमारियां हो उनको वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोविन ऐप से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उस रजिस्ट्री के बाद आपका एक डेट और टाइम निकलेगा जिससे कि आपका वैक्सीन का आपको टाइम पता लग पाएगा कि कब और कहां आपको वैक्सीन लगेगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से आप वैक्सीन लगाते हैं तो 250 रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगाते हैं तो एकदम आपके लिए फ्री वैक्सीन लगेगा। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 136 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वैक्सीन लगेगा और 56 ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें दिल्ली में वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा वैक्सीन आपको लगेगा ये आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे पर वैक्सीन आपको जरूर लगेगा। इसके लिए आपको कोविन ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को और 45 से अधिक उम्र वाले लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और डॉक्टर से सर्टिफिकेशन हुआ हो। कैमरा पर्सन पवन के साथ में आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन लगाकर देश की जनता को एक संदेश और एक भरोसा दिया, लेकिन जिस पोशाक में प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे उसकी चर्चा भी शुरू हो गई। 5 राज्यों का चुनाव सिर पर है, इसलिए उनके वैक्सीन लेने के दौरान पहने हुए असमी गमछे से लेकर वैक्सीन देने वाली नर्सों की भी चर्चा हुई जो पुडुचेरी और केरल की है। पीएम मोदी के वैक्सीन लगाने की तस्वीरें सामने आई तो सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें भी सामने आने लगी। किसी ने पीएम की वेशभूषा पर नजर डाली तो किसी ने असमी गमछे पर सवाल उठाए तो किसी ने पुडुचेरी और केरल की नर्सों को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जोड़ा और वैक्सीन के जरिए मोदी के विधानसभा चुनाव को साधने का दावा किया जाने लगा। बीते 10 महीने से मोदी ने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई है और न ही बाल कटवाए हैं। ऐसे में उनके लुक को विरोधी रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना करते हैं, लेकिन जब मोदी वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो वो असम का गमछा अपने गले में डाले हुए थे और इससे संजोग ही कहेंगे कि उनको वैक्सीन लगाने वाली नर्स केरल और पुडुचेरी से थी। बातें निकली तो बहुत दूर तक गई और कहा गया कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में चुनाव होने हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम ने दूसरे चरण के फेज में पूरी तैयारी के साथ वैक्सीन लगवाई। हालांकि ये सभी सोशल मीडिया की कयासबाजियां हैं और वैक्सीनेशन जैसे अहम मौके पर इस तरह की सियासत को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। कोरोना वैक्सीन आने के बाद इस सवाल को लेकर विपक्ष के नेता सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे कि आखिर पीएम कब वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन अपने चौंका देने वाले अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी का वैक्सीन लगवाना विपक्ष को करारा जवाब है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने पीएम के इस कदम पर भी राजनीति शुरू कर दी। सकारात्मकता से भरी एक तस्वीर पर सवालों के तीर दागने शुरू कर दिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को बधाई तो दी, साथ ही वैक्सीन पर सवाल भी खड़े कर दिए। और आज इत्तेफाक भी है कि वजीर आजम ने वो वैक्सीन लिया। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। अब वैक्सीन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कोरोना से जंग लड़ रही हिंदुस्तान की आवाम में भ्रम पैदा कर सकता है। ओवैसी के मुताबिक जब वैक्सीन 60 साल की उम्र से पार कर चुके लोगों पर काम नहीं करती है तो फिर वैक्सीनेशन क्यों? तो जर्मनी में, और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो
कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी है कि वजीर आजम ने वो वैक्सीन लिया। ओवैसी के साथ साथ विपक्ष के कई और नेता भी पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में टीके पर ही सवाल खड़े कर गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उन सबको वैक्सीन लेने की इंतजाम हो चुकी है। ये तो हिंदुस्तान की वैज्ञानिकों और हिंदुस्तान की जो विशेषज्ञों ने ये फैसला लिया, उस फैसले का मुताबिक सब कुछ हो रहा है। और इसके पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब, उन्होंने भी सब कुछ लिए, ये वैक्सीन लिए हैं। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब साफ है कि चुनावी दौर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर भी सियासत का ग्रहण लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर पीएम वैक्सीन लगवाएं तो गलत, ना लगवाएं तो गलत। कांग्रेस का आरोप है कि देखिए, मुझे एक चीज सबको जानकारी है हिंदुस्तान के, और सब ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम वो करते हैं, हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए, तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। वहीं पीएम मोदी के वैक्सीन लगाने पर बीजेपी नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे। तो ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कहा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगेगा, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, पुलिस वालों को, और उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। तो कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे कि मोदी जी टीका कब लगवाएंगे, तो आज उनको मोदी जी ने जवाब दिया है कि मैं अपनी पारी का इंतजार करूंगा। वैक्सीनेशन के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी पीएम मोदी को वैक्सीनेशन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए, और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया, अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये बताया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई, और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब खत्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही है आप वो लगाएं, और वो दोनों सेफ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। देश में तीसरी बार कोरोना की लहर चली है। कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी का वैक्सीन लगवाना जनता को वैक्सीन के प्रति जागरूक करेगा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई, उधर बिहार में भी विरोधियों को जवाब देते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने वैक्सीन लगवाई। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देसी टीके यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड पर भरोसा जताया। पटना के IGIMS में नीतीश कुमार पहुंचे और कोरोना टीके की पहली डोज ली और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन को लिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए पूछा था कि सीएम आखिर वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आज नीतीश कुमार ने भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए विरोधियों को जवाब दे दिया। कल ही हम लोगों ने 4 बजे बैठ करके पूरी चर्चा की कि आगे जो हम लोगों को काम करना है सब जगह, तो उसके लिए जो कुछ भी तैयारी की जा रही है उन सब चीजों पर हम लोगों की आपस में चर्चा हुई और कल ही ये निर्णय हुआ
कि IGI-MS में ही हम लोग टीकाकरण कराएंगे और यही तय हुआ कि पहला टीकाकरण। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, वैक्सीन लगवाई और ये मैसेज दिया कि ये पूरी तरह सुरक्षित और जरूरी है। मुंबई में शरद पवार अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन उन्होंने ली। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में जाने माने नेताओं के वैक्सीनेशन से आम लोगों में इसे लेकर भरोसा और मजबूत होगा और भ्रम की स्थिति दूर होगी।